बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दैट इज चैप्टर 2 ऑफ +1 अकाउंटेंसी। इसके हम टोटल 5 लेक्चर को रिकॉर्ड कर और अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसका 6th नंबर का लेक्चर करेंगे और हमारा जो भी बचा हुआ इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आज हम कवर कर देंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो मैं आपको अपनी स्लाइड पर ले चलता हूं। तो देखिए फिलहाल जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं इसमें चैप्टर की रिवीजन और ये हॉट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये सब मैंने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम AR क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूं। असर्शन एंड रीजन AR क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं। पहली स्टेटमेंट असर्शन के रूप में दी जाती है, दूसरी स्टेटमेंट रीजन के रूप में दी जाती है। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में ये रिलेशन बताना होता है। तो ये जो रिलेशन होता है ये आपको ऑप्शन देगा 1 2 3 4 5। तो पहले ऑप्शन में कहेगा जी आपने जो असर्शन के रूप में पहली स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट सही है, और जो दूसरी स्टेटमेंट रीजन के रूप में दी है वो स्टेटमेंट भी सही है, और जो रीजन के रूप में आपने सेकंड स्टेटमेंट दी है वो असर्शन का सही रीजन है। मैं रिपीट कर दूं, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर के रूप में जो रीजन दिया हुआ है वो रीजन भी मैच करता है असर्शन के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरे ऑप्शन में है जी आपने जो असर्शन के रूप में स्टेटमेंट दी है वो सही है, जो रीजन के रूप में स्टेटमेंट दी है वो सही है, लेकिन असर्शन के बाद जो रीजन के रूप में दूसरी स्टेटमेंट दी गई है वो असर्शन का रीजन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, दे दोनों अलग अलग फैक्ट्स बता रही हैं, तो रीजन जो बताया गया वो असर्शन का रीजन नहीं है, ऑल्दो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है जी आपने असर्शन के रूप में जो स्टेटमेंट दी है वो तो सही है, लेकिन रीजन के रूप में जो स्टेटमेंट दी है वो सही नहीं है। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि आपने जो असर्शन के रूप में स्टेटमेंट दी है वो फॉल्स है, और जो रीजन के रूप में स्टेटमेंट दी है वो सही है। पांचवा कहता है जो आपने असर्शन की स्टेटमेंट दी है वो भी गलत है, और जो रीजन की स्टेटमेंट दी है वो भी गलत है। ये इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। आइए पहला AR1 देखते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट जो असर्शन के रूप में देता है उसके लिए बोलता है एनी एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ 1 अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि कोई भी आपने एक्सपेंडिचर किया और वो आपको एक अकाउंटिंग ईयर का बेनिफिट दे रहा है तो क्या उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं? नहीं जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। जो हमारे को एक्सपेंडिचर एक अकाउंटिंग ईयर का, अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट देता है उसको तो हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट देता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। अब दूसरी स्टेटमेंट, a revenue expenditure the benefit of which will accrue in more than 1 financial year has to be written off in more than 1 accounting period is called deferred revenue expenditure। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए मैं आपको फिर से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। यहाँ पे आपको +1 की अकाउंटिंग में सबसे आखिरी स्टेप यही है, आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आ जाए। तो मैं हर चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूं। तो फिर से मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इसका पूरा नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इसके राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड में हम बिजनेस के सारे एक्सपेंडिचर लिखते हैं, कोई भी हम रॉ मटेरियल परचेज करके लाए तो इसको लिख देते हैं हम परचेज, कोई हमने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने में वेजिस पे करी तो उसको लिख देते हैं वेजिस, कोई रॉ मटेरियल को परचेज करने में हमने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लिख दिया तो हम ट्रांसपोर्टेशन लिख देते हैं। और जो हम फिनिश गुड्स बनाएंगे उसको हम जब सेल करेंगे तो वो हमारे लिए इनकम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो इस सेल में से जब मैं ये तीनों एक्सपेंडिचर डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी बोलता हूं और मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलता हूं, COGS। जब आप सेल में से ये 3 एक्सपेंडिचर लेस कर देते हैं तो आपका ग्रोस प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। ठीक है जी। अब और क्या होता है, और बिजनेस में सेल के अलावा जो भी इनकम होती है, कोई उसको इंटरेस्ट मिल गया, कोई उसको डिविडेंड मिल गया, कोई उसको रेंट मिल गया, वो सब ग्रोस प्रॉफिट के नीचे क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। और बिजनेस के जो भी रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट केवल 1 साल तक रहता है, जैसे कि आपने कोई रेंट पे कर दिया, कोई आपने इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी, कोई आपने सैलरी पे कर दी, कोई कोई बिल्डिंग की एसेट्स के डेप्रिसिएशन लग गया,
कोई बेड डेट्स हो गया, वो सारे के सारे खर्चे हम लिखते हैं। इसी तरीके से जब हमारा कोई एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, वो भी रिवेन्यू नेचर का होता है हमारा। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, डेप्रिसिएशन के अलावा वो भी हमारा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी रिवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा ह्यूज होता है, और ह्यूज के साथ साथ इसका बेनिफिट भी हमें आने वाले कई सालों तक मिलता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते, उसके थोड़े थोड़े पार्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। मान लेता हूं मैंने 2 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर किया और उसका मेरे को बेनिफिट आने वाले 4 सालों तक मिलेगा, तो मैं पहले साल जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर डालूंगा वो 50,000 रुपया डालूंगा, दूसरे साल P&L बनाऊंगा फिर 50,000 डालूंगा, तीसरे साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा फिर 50,000 डालूंगा, चौथे साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा फिर से 50,000 रुपया डालूंगा। तो ये यही कह रहा है जी, को जो भी रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट आपको एक से ज्यादा सालों तक मिलेगा, आप उसको रिटर्न ऑफ करेंगे फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज्यादा के पीरियड में आप उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। तो मैंने अभी एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर 2 लाख था, मैं उसको हर साल 4 सालों तक 50,000 रुपए डालूंगा, तो मैं एक साल से ज्यादा उसको राइट ऑफ करता जा रहा हूं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरीके के एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1A इज रॉन्ग और R इज करेक्ट। यही बोल रहा है जी, A इज फॉल्स, R इज ट्रू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। Any expenditure which is incurred in acquiring or an installation of an asset is a capital expenditure। आइए आपको एक और नई चीज मैं आपको सिखाता हूं। मैंने आपको बताया था, आप जब भी कोई लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी इत्यादि कुछ परचेज करके लाते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो आपके एसेट साइड में जाती हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, टेबल, चेयर, कुछ फर्नीचर परचेज करके मैं आ गया, तो परचेज कॉस्ट उसकी निकालनी कितनी आसान है। मैंने 50,000 रुपया परचेज करा और मैंने उसको इंस्टॉल करवाने के लिए या फिर मैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने कुछ खर्चा कर दिया 5-7 हजार रुपए का, तो टोटल मेरा जो मशीनरी की कॉस्टिंग निकल के आ रही है वो 57,000। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लेते हैं ये मेरी मैंने कोई फिक्स्ड एसेट खरीद करके नहीं लाया, मैं खुद से बना रहा हूं। मैंने एक लैंड ली, लैंड के ऊपर मैं बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी। अब वो लैंड और बिल्डिंग मेरा फिक्स्ड एसेट ही रहेगा। अब वो मैंने जब बिल्डिंग, लैंड जब मैंने लिया ना, तो लैंड मैंने 5 लाख रुपए की लैंड ली, उसको बिल्डिंग जब मैं बना रहा हूं तो बिल्डिंग बनाते हुए मेरे बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। सीमेंट मैं लेकर के आया, सीमेंट के अलावा मैं सरिया लेकर के आया, मैं आयरन रोड लेकर के आया, मैं रेती लेकर के आया, मैं सैंड लेकर के आया, मैं क्रैशर लेकर के आया। वो सब खर्चा मेरा कितने का हो गया, 2 लाख रुपए का हो गया। इसके अलावा जो मैंने लेबर जो मेरे बिल्डिंग बना रहे हैं उनको भी तो मेरे को कुछ वेजेस देनी है ना। तो मैंने जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मैं वेजेस पे करूंगा, बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने जो वेजेस पे करी, जो मेरी 1 लाख रुपया निकल करके आई, तो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग की मेरी कॉस्ट निकल के आएगी 5 और 2 7 और 1 8 लाख रुपया। अब जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड जब मैं बनाऊंगा, तो मैं टोटल इसकी लैंड एंड बिल्डिंग की जो कॉस्टिंग लिखूंगा, टोटल 8 लाख रुपया लिखूंगा। ठीक है जी। तो मैं अभी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी आप जब फिक्स्ड एसेट बनाते हैं, फिक्स्ड एसेट को बनाते वक्त आप जो वेजेस पे करते हैं, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग वो उस फिक्स्ड एसेट की वेजेस उसकी कॉस्टिंग में ऐड हो जाती है। तो मैंने 1 लाख रुपए की जो ये वेजेस है, मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेकर के जाऊंगा, मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर भी नहीं लेके जाऊंगा और इन खर्चों में भी नहीं लेकर के जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जो वेजेस है फिक्स्ड एसेट को बनाने में लग रही है, इसलिए ये मेरी फिक्स्ड एसेट की कॉस्टिंग में ऐड होगी। तो ये यही बता रहा है आपको, कह रहा है एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंकरेड इन एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल। अब आपने जो वेजेस, ये सब लैंड, सीमेंट, ये सब आपने जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये सारे के सारे आप जो एक्सपेंडिचर और कर रहे हैं बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, फिक्स्ड एसेट को इंस्टॉल करने के लिए, सारे के सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाया करते हैं। तो मैंने जो बैलेंस शीट में एसेट की कॉस्टिंग करी है 5 लाख प्लस 3 लाख करी है, टोटल 8 लाख करी है। तो ये मैंने बैलेंस शीट में जा रही है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, इसलिए तो बैलेंस शीट में जा रहे हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट में यही कह रहा है जी, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है। अब दूसरा इसने रीजन क्या कह दिया, कह रहा है सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट, सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट फॉर ए लॉन्गर पीरियड हैज एडेड टू द एसेट। अब ये जो आपके एक्सपेंडिचर आपने करे हैं 2 लाख 1 लाख, ये आपको लंबे समय तक इसका बेनिफिट मिलेगा ना। जब तक आपकी लैंड एंड बिल्डिंग खड़ी रहेगी,
तब तक जब तक इसकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी तब तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और जो भी आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलते हैं, जो आपके नोट फॉर रीसेल होती है, जो आपने एसेट फॉर यूज इन बिल्डिंग यूज इन बिजनेस होती है, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो एसेट में ऐड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, और ये बिल्कुल इसने ऊपर वाले का रीजन ही है। ये ऊपर वाला तो पहले कह रहा है कोई एक्सपेंडिचर आपने इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट करा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि हमें इसका बेनिफिट एक लंबे समय तक मिलता रहेगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो इसने रीजन दिया है वो ऊपर असर्शन की स्टेटमेंट का सही रीजन दिया है। कोड 1, both A and R are true and R is the correct explanation of A। बिल्कुल सही बात है जी, जो R के रूप में उसने स्टेटमेंट दी है वो सही वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तीसरा क्वेश्चन, करंट लाइबिलिटी इज रेफर टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर विद इन 1 मंथ। अरे कैसी बातें कर रहा है, कितना सुनने में खराब लग रहा है। करंट लाइबिलिटी हमने पढ़ा था जो एक साल के अंदर अंदर विद इन 12 मंथ आपने पे करनी होती है, वो आपकी करंट लाइबिलिटी कहलाती है। एक मंथ कहां से ले आया ये बीच में, ये गलत है, इसको क्रॉस लगाओ। अब दूसरी स्टेटमेंट कह रहे करंट लाइबिलिटी इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये बात बिल्कुल सही लग रही है। कह रहा है जी जो भी करंट लाइबिलिटी है वो बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, वो आपको एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट में आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार बैंक में जितना पैसा जमा होता है आप उससे ज्यादा निकाल लेते हैं, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। जो आपने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, वो आपको मैक्सिमम 2-3 महीने के अंदर अंदर बैंक को पे करना होता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए इसने कह दिया कोड 4 A इज फॉल्स, R इज ट्रू। हमने भी यही रीजन बताया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं जी टेंजिबल एसेट्स आर दूज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच। बिल्कुल जी, हमने भी यही पढ़ा है, टेंजिबल एसेट को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। मशीनरी, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर टेंजिबल एसेट। मशीनरी और मोटर व्हीकल और कंप्यूटर तक तो ठीक है, इसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है। तो इसने ये एग्जांपल गलत दी है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है दी इंटेंजिबल एसेट्स आर दूज एसेट्स which cannot be seen or felt, they are also valuable asset and help the firm in earning profit as much as the tangible asset। बिल्कुल, टेंजिबल एसेट होती है जिसको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, और वो भी बिजनेस के लिए इक्वली वैल्यूएबल होती हैं, वो भी आपके बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। जैसे कि आपकी कोई गुडविल होती है, गुडविल की वजह से आपके बिजनेस का सेल ज्यादा होती है, सेल की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन आर की स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए भी कोड 4 हो जाएगा, आर इज फॉल्स बट A is false but R is true। AR5, current assets refer to those assets which are held for continued use in business। अरे जो एसेट continued use in business के लिए होती है उसको तो हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। करंट एसेट तो हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं, वो होती है करंट एसेट। ये स्टेटमेंट गलत है। डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर करंट एसेट। बिल्कुल, इसको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं, इसलिए ये करंट एसेट्स होती है। अब ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट, तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा, कोड 4, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं जी ओके, पहले AR6 ही देखेंगे। फिक्स्ड एसेट sold is not a part of sale since they are not goods। फिक्स्ड एसेट सोल्ड इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल सिंस दे आर नॉट गुड्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई भी सेल जो होती है, सेल में हम केवल 2 चीजें लिखते हैं। कोई भी आइटम आपने परचेज फॉर रीसेल करी है या फिर आपने रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनाया, केवल ये 2 चीजें सेल में आती हैं। अब फिक्स्ड एसेट जो कभी भी सेल में नहीं आती है, फिक्स्ड एसेट कभी भी परचेज में नहीं आती है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसमें स्टेटमेंट से एग्री करता हूं। अब कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट आर परचेज टू गिव बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर। फिक्स्ड एसेट जो होती है वो आप परचेज करते हो, उससे आपको एक एंड्यूरिंग नेचर का मतलब एक से ज्यादा सालों तक आपको बेनिफिट मिलता है, इसीलिए इसको फिक्स्ड एसेट भी कहा जाता है, इसलिए ये गुड्स में नहीं जाती हैं। तो इसने ये ए भी सही है, आर भी सही है, और ये उसने जो रीजन दिया है ना, ये ए का सही रीजन है। ठीक है जी, मैं तो इस बात से एग्री करता हूं कि जो इसने आर के रूप में रीजन दिया है, फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज टू गिव बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर, ये उसने ए असर्शन का सही रीजन दिया है। दोनों फिक्स्ड एसेट के लिए बात कर रहा है और दोनों एक ही बात कर रहा है।
तो इसका कोड 1 हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल इज ए लाइबिलिटी ऑफ ए फर्म टुवार्ड्स द प्रोप्राइटर। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड में हम अपने बिजनेस के सारे लोन्स इत्यादि लिखते हैं, सारे कर्ज लिखते हैं, बैंक लोन भी लिखते हैं। बैंक लोन के साथ हम जो भी उसने कैपिटल ओनर से, जो भी उसने बिजनेस ओनर से पैसा लिया होता है वो कैपिटल में जाता है। जिस तरीके से बैंक लोन उसके लिए एक लायबिलिटी है, कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। कैपिटल बस इंटरनल लायबिलिटी होती है क्योंकि उसने इंटरनल लोगों से पैसा उधार लिया होता है, लेकिन ये लायबिलिटी तो तब भी रहती है। तो ये कह रहा है कि कैपिटल इज ए लाइबिलिटी ऑफ ए फर्म टुवार्ड्स प्रोप्राइटर। कैपिटल एक लाइबिलिटी है और प्रोप्राइटर को उसने, प्रोप्राइटर के बिहाफ पर उसके लिए एक लाइबिलिटी है क्योंकि उसने प्रोप्राइटर को पैसा देना है। बिल्कुल सही बात है। कैपिटल इज ए लाइबिलिटी बिकॉज प्रोप्राइटर इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी बोलता है बिजनेस ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। जिस तरह बिजनेस ओनर, बिजनेस ने बाहर के लोगों को पैसा देना होता है, उसी तरीके से उसने बिजनेस ओनर को पैसा देना होता है। बाहर के लोगों को जिस तरीके से वो बैंक लोन वापस करेगा, बिजनेस ओनर को उसी प्रकार से कैपिटल वापस करेगा। तो ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं तो हमें ये सिखाया है कि कैपिटल कैपिटल आपने बिजनेस ओनर को वापस देनी होती है। सेपरेट एंटिटी का जो ये कंसेप्ट है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी का जो ये कंसेप्ट है, यही हमें बताता है कि आपने जो कैपिटल होती है वो प्रोप्राइटर को वापस देनी होती है। तो इसने जो असर्शन का रीजन दिया है, बिल्कुल उसने सही रीजन दिया है। मैं इस रीजन से एग्री करता हूं। तो कह रहा है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही कह रहा है ये। ए आर 8, profit is the excess of revenue over expenses during an accounting period. It results due to business transaction which are regular in nature. अभी अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया है। इसमें सारी रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन है। सेल भी है जो आपकी आपकी रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन है, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होती है। ठीक है जी। आपके बिजनेस जो जो मेन उसका बिजनेस एक्टिविटी होती है उसी से वो सेल होती है ना, उसी से रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन है। अब ये देखिए इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज से ये बिजनेस की इनकम होती है और ये भी रेगुलर नेचर की होती है। ये भी आपको रेगुलरली बिजनेस से आती रहती है। तो अब मैं यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकाला, सारे ये एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद मैं नेट प्रॉफिट निकाल दूंगा। तो आप जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो आप रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन ले रहे हैं ना। कोई मान लीजिए मैंने बिजनेस की एसेट सेल कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की लाया था, 2 साल बाद 3 साल बाद मैंने 7 लाख की सेल कर दी, तो वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन जाती है। बिल्कुल। तो ये सारी रेगुलर नेचर की तो ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो उसने दी है ये सही स्टेटमेंट दी है। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस। रिवेन्यू में से एक्सपेंस लेस करते हैं तो आपके प्रॉफिट कहलाता है। और ये 1 साल के अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। इट रिजल्ट ड्यू टू बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर रेगुलर इन नेचर। रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन से होती हैं। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, गेन फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस सच एज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जो भी आपकी इंसिडेंटल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, जैसे आपने कोई एसेट बेच दी, उससे जो भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट होता है वो गेन कहलाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये जो रीजन के रूप में स्टेटमेंट सही है, ये असर्शन से इसका कुछ मैच नहीं हो रहा। ये प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये गेन की बात कर रहा है, रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है तो ये इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. अब पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। कह रहा है जी ट्रांजैक्शन इज ए फाइनेंशियल इवेंट एंटर्ड इनटू बाय एंटिटी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैविंग मॉनेटरी इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ब्रिंगिंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। ट्रांजैक्शन के जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने सारी चीज उस वक्त आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था। कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, तभी बिजनेस में रिकॉर्ड होएगी। और कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। मान लीजिए मैंने एक ट्रांजैक्शन करी, कैश मेरे को
मैंने कैश में गुड्स परचेज कर ली तो मेरा कैश रिड्यूस हो गया, तो मेरे को बैलेंस शीट से कैश रिड्यूस करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने जो गुड्स परचेज करी वो मैंने क्रेडिट में उधार में परचेज करी, तो मेरे को क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उससे फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट जो होती है हिलती है, बैलेंस शीट में उसका इंपैक्ट आता ही आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कैश ए ट्रांजेक्शन में भी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई ट्रांजेक्शन उधार में भी आप कर सकते हैं और कैश में भी कर सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये ट्रांजैक्शन के एक अलग कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है और ये ट्रांजैक्शन के एक अलग कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है। दोनों ट्रांजैक्शन के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों, वो एक ट्रांजैक्शन की इस वाली चीज को बता रहा है, ये ट्रांजैक्शन की उस वाली चीज को बता रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही तो हैं दोनों, लेकिन इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। इसलिए बोलता है कोड 2, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ठीक है, अब देखते हैं जी, कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। बिल्कुल यार, यही तो होता है, जो प्रोप्राइटर पैसा लेके आता है उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल बीइंग दैट ऑफ प्रोप्राइटर इज एन इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि वो प्रोप्राइटर की होती है और प्रोप्राइटर इंटरनल आदमी होता है बिजनेस का, इसलिए उसको इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसने प्रोप्राइटर की जो कैपिटल होती है, प्रोप्राइटर जो पैसा लेके आता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और वो कैपिटल जो होती है इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो उसने रीजन जो दिया बिल्कुल सही रीजन दिया है, ए भी सही है, आर भी सही है, और जो इसने रीजन दे रहा है वो असर्शन का ही तो रीजन दे रहा है, बिल्कुल सही है जी। तो कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैं तो देखिए इससे एग्री करता हूं कि आर के रूप में जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया है वो ए की एक्सप्लेनेशन है। ऑल्दो शायद ये टी एस ग्रेवाल की बुक जो है ना, वो बोलती है कि ये इसका रीजन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही तो है, ये इसका रीजन सही नहीं है। लेकिन मैं तो टी एस ग्रेवाल की इस ओपिनियन से एग्री नहीं करता हूं। मैं तो दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं, और जो रीजन के रूप में जो स्टेटमेंट दी गई है वो असर्शन का सही रीजन दिया गया है, इसलिए मैं तो इसके लिए कोड 1 पर जाऊंगा। ठीक है, ऑल्दो टी एस ग्रेवाल साहब मेरे से अलग ओपिनियन रखते हैं, लेकिन मैं उनकी ओपिनियन से एग्री नहीं करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। ए आर 11, एसेट्स ओन्ड बाय द फर्म में बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट बढ़ाते वक्त टेंजिबल भी एसेट्स होती हैं और इनटेंजिबल एसेट भी होती हैं। करंट एसेट में और मे नॉट बी टेंजिबल। अब देखिए, मैंने आपको ना जब फिक्स्ड एसेट पढ़ाया था ना, फिक्स्ड एसेट में मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट क्या, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब मैंने आपको अच्छे से बता चुका हूँ। सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट होती हैं। बिजनेस की एक रेप्यूटेशन, उसकी इज्जत है तो है, उसने एक ट्रेडमार्क बना लिया। ट्रेडमार्क कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसे आप इधर से उठा के वहां रख देंगे। पेटेंट क्या, उसने कहीं नई इन्वेंशन कर ली, तो वो इंटेंजिबल एसेट है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है जैसे टेंजिबल एसेट होती है। ठीक है जी। अब मैंने आपको जब करंट एसेट बताया था, करंट एसेट मैंने आपको बताया था जो भी एसेट आप एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपकी करंट एसेट्स होती हैं। जैसे कि लैंड एंड वो कैश एट बैंक, बैंक स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्री पेड एक्सपेंडिचर। प्री पेड एक्सपेंडिचर क्या है, जो आपने अगले साल के एक्सपेंडिचर इस साल में पे कर दिया, एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस। अब देखिए, बहुत से राइटर अब प्रीपेड एक्सपेंडिचर को भी ना इंटेंजिबल एसेट मानने लगे हैं, क्योंकि इसे भी आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ये भी एक नोशनल कंसेप्ट है। ठीक है जी, इसे भी आप देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते। मैंने कोई एक्सपेंडिचर आगे आने वाले समय कि अब इस साल पे कर दिए तो पे कर दिए ना, मैं ये थोड़ी ना कहूंगा ये लो ये मेरे एक्सपेंडिचर पड़े हैं, अब ये मेरे एक्सपेंडिचर है वो मेरा एक्सपेंडिचर, ऐसा तो है नहीं। अब ये भी एक नोशनल कंसेप्ट है। ठीक है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग की तरह टच तो कर नहीं सकते आप प्रीपेड एक्सपेंडिचर को। ऑल्दो जब इंटेंजिबल एसेट का जब कंसेप्ट डेवलप हुआ था ना, वो केवल इन सब के लिए हुआ था, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब राइटर्स और अकाउंटेंट्स प्रीपेड एक्सपेंडिचर को भी इनटेंजिबल एसेट मानने लगे हैं। ठीक है जी, तो ये वही स्टेटमेंट बता रही है। तो ये कह रही है करंट एसेट्स में और मे नॉट बी इंटेंजिबल एसेट। तो अब आपको
प्रीपेड एक्सपेंडिचर अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। आपकी करंट एसेट भी टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है, आपकी फिक्स्ड एसेट भी टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल भी हो सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट फिक्स्ड एसेट के बारे में बता रही है, दूसरी स्टेटमेंट करंट एसेट्स के बारे में बता रही है। तो ये वही कह रहा है जी, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. R के रूप में जो स्टेटमेंट दी गई है वो A की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये नोट कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस विच इज ए करंट एसेट आर जनरली कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल एसेट। कह रहा है जी प्रीपेड एक्सपेंडिचर आज की डेट में हम इंटेंजिबल एसेट मानने लगे हैं। अब देखते हैं जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वेस्टिंग एसेट हैव लिमिटेड लाइफ एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय एक्सट्रैक्शन। अब देखिए वेस्टिंग एसेट मैंने अब तक आपको बताया नहीं है, इसको समझ लीजिए। वेस्टिंग एसेट क्या है? जैसे कोई ऑयल वेल्स होते हैं जहां से हम कुएं से हम तेल निकालते हैं, या फिर कोल माइंस होती हैं, कोल माइन से क्या हम कोल निकालते हैं। ये सारी एसेट यूज के साथ, एक्सट्रैक्शन के साथ इनकी वैल्यू कम होती जाती है, खत्म होने लगती हैं, इनकी लाइफ लिमिटेड होती है, यूज के साथ खत्म होने लगती हैं। तो यही कह रहा है इसकी लिमिटेड लाइफ भी है और इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है एक्सट्रैक्शन से। तो ये दोनों चीजें, दोनों फीचर जिस एसेट में होना, जिसकी लिमिटेड लाइफ हो और जो एक्सट्रैक्शन के साथ डिक्रीज होने लगे, वो वेस्टिंग एसेट कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसने वेस्टिंग एसेट की डेफिनेशन दी है। अब कह रहे हैं फिक्टिशियस एसेट्स आर द एक्सपेंडिचर और लॉस इंकर्ड बाय द एंटिटी that are written off as an expenses in more than 1 year or accounting period। मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट आपको समझाते हुए मैंने फिक्टिशियस एसेट आपको समझाया था। फिक्टिशियस एसेट होती है जो भी हम कुछ एक एक्सपेंडिचर जो होते हैं बैलेंस शीट में लिख देते हैं और उसको धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। तो ये जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसने डेफर्ड रेवेन्यू, इसने फिक्टिशियस एसेट की डेफिनेशन यहाँ पर दे दी, इसने वेस्टिंग एसेट की, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वो वेस्टिंग एसेट की बात कर रहा है, वो फिक्टिशियस एसेट की बात कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ग्रोस प्रॉफिट इज द रिवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से बताया था, जो आपका रिवेन्यू है, जो आपका सेल है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेस कर देता हूं तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। नेट प्रॉफिट इज द रिवेन्यू प्लस अदर इनकम लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस एक्सपेंसिव। ठीक है जी। रिवेन्यू में से जो मैं रिवेन्यू में से अदर इनकम मैंने जो ऐड कर दी, रिवेन्यू में से अदर इनकम ऐड कर दी और इसमें से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करूंगा और इसमें से मैं अदर इनडायरेक्ट इनकम ऐड करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये यही कह रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट ग्रोस प्रॉफिट के बारे में बताती है, दूसरी स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट के बारे में बताती है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन और कोरिलेशन नहीं है। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेट प्रॉफिट इज द रिवेन्यू प्लस अदर इनकम लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस एक्सपेंसेस। यही तो है जी, अभी हमने पीछे यही तो पढ़ा है। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? रिवेन्यू प्लस अदर इनकम को ऐड कर दो, फिर इसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लेस कर दो और इसके आपके बाकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो भी लेस कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। बिल्कुल यही तो मैंने अभी पहले वाले स्टेटमेंट में भी आपको यही तो पढ़ाया, ये स्टेटमेंट सही है। अब कह रहे हैं इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एक्सपेंसेस इज मोर देन रिवेन्यू प्लस अदर इनकम इट इज लॉट। अब कह रहा है जी ये दोनों चीजें जब मैं ऐड कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस, जब मैं इसमें से लेस करता हूं रिवेन्यू और अदर इनकम, अगर ये मेरा ये अमाउंट ज्यादा होता है तो मेरा लॉस निकल के आ जाता है। अगर ये ज्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर ये ज्यादा है तो लॉस है। बिल्कुल सी सिंपल सी बात है। देखिए ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है। इसने एक रीजन बता दिया। कह रहा है जी अगर ये ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर ये ज्यादा है तो लॉस। ठीक है जी। तो ये इसने जो रीजन के रूप में स्टेटमेंट दिया है, रीजन इसने करेक्ट रीजन बताया है मेरी ओपिनियन में। अगर ये ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर ये ज्यादा है तो लॉस। सिंपल सही रीजन तो है। तो ये कह रहा है जी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Revenue includes both amount earned from sale of goods and rendering of service। बिल्कुल जी बिल्कुल। सेल ऑफ गुड्स हो और रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो, दोनों बोथ आपका रिवेन्यू कहलाता है। इनकम इज द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस। अब इसने इनकम बता दिया। इनकम के वक्त मैंने आपको यही बताया था, इनकम में जो भी रिवेन्यू होता है
उसमें अदर इनकम ऐड लगते हैं और सारे टोटल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे टोटल एक्सपेंसेस आप लेस करते हैं और रिवेन्यू और अदर इनकम ऐड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, वो रिवेन्यू के बारे में बता रहा है, वो इनकम के बारे में बता रहा है, वो सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, वो अलग अलग फॉर्मूला बता रहा है, वो अलग फॉर्मूला बता रहा है, वो सेल ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा है, इसने एक अलग से फॉर्मूला बता दिया इनकम कैलकुलेट करने का। तो ए भी सही है और आर भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए आगे चलते हैं, एमसीक्यू पे आ जाते हैं जी। पहला एमसीक्यू क्या है? A person who owes money to the firm for sale or for goods sold on credit is a, कह रहे हैं एक आदमी है, उसने फर्म को पैसा देना है, who payable who owes money to the firm, उसने फर्म को पैसा देना है, और पैसा किस लिए देना है? क्योंकि उसने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि फर्म ने गुड्स को क्रेडिट पर उधार पर बेचा है। किसी फर्म ने गुड्स को उधार पर बेचा है और जिस आदमी को बेचा है उस आदमी ने फर्म को पैसा देना है, तो आदमी क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा जी। इसके लिए तो ऑप्शन देखने की भी हमारे को जरूरत नहीं है, डेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय फर्म, मनी इज ओड बाय ए फर्म का मतलब है मनी इज पेएबल बाय फर्म। मनी किसने पे करनी है? पेबल बाय फर्म, फर्म ने पे करनी है। किस लिए पे करनी है? फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि फर्म ने उधार पर गुड्स परचेज किया है, तो इसको तो क्रेडिटर बोलते हैं जी। इसके लिए तो हमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। क्रेडिटर इज द करेक्ट आंसर। परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ, परचेज के लिए क्या है? गुड्स रीफॉर, गुड्स फॉर रीसेल, बिल्कुल सही है जी। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, जो भी आप गुड्स लाते हैं रीसेल के लिए वो आपकी परचेज में जाती है। अब स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, उसने स्टेशनरी परचेज कर लिया ऑफिस यूज के लिए, या तो वो बिजनेस का खर्चा हो जाएगा या उसने ऑफिस यूज के लिए कुछ भी परचेज करके लाता है, या वो बिजनेस की एसेट होती है, तो ये मेरा परचेज नहीं है। एसेट फॉर फैक्ट्री, कोई एसेट वो खरीद करके लाता है फैक्ट्री के लिए, तो वो एसेट उसको फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए यूज होगी, तो वो उसके लिए एसेट है, उसके लिए परचेज नहीं है। नन ऑफ दिस नॉट, ए इज द करेक्ट आंसर, गुड्स फॉर रीसेल। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वेजिस। अब देखिए, अगर सिंपल वेजिस दी होती है ना, तो सिंपल वेजिस का तो हम मान के चलते हैं जो वो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाता है ना, वो आपकी वेजिस कहलाती हैं। अब रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो वो वेजेस कहाँ जाती है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाती हैं। ग्रोस प्रॉफिट निकालते वक्त तो कैलकुलेट होती है, तो वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंडिचर होता है। वो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो बिजनेस के लिए रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। अब कह रहे हैं वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसने वेजेस तो पे करी है, लेकिन उसने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए वेजेस नहीं पे करी है। वो कोई बिल्डिंग बना रहा है, वो बिल्डिंग बनाने के लिए वेजेस पे कर रहा है, तो जब वो बिल्डिंग बनाने के लिए वेजेस पे करता है, तो मैंने आपको बताया था लैंड एंड बिल्डिंग वो बनाता है, तो वो वेजेस पे कर रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, वो एसेट साइड में चली जाती है अल्टीमेटली। तो वो अगर लैंड एंड बिल्डिंग बनाने के लिए कोई वेजेस पे कर रहा होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कोई वेजेस पे कर रहा है, तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और वो एसेट साइड में चला जाएगा। तो इसका आंसर बी है। तीसरा कह रहे हैं रिपेयर एक्सपेंसिस ऑफ बिल्डिंग। और देखिए, अब देखिए आपने लैंड एंड बिल्डिंग बना ली, शुरुआत में आपने 5 लाख रुपए की लैंड ले ली, 3 लाख रुपए ऊपर खर्चा करके 8 लाख रुपए की आपने लैंड एंड बिल्डिंग बना ली। अब आपने एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपए की रख दी। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग को आप 2-4 साल बाद, 5-6 साल बाद कुछ छोटे मोटे रिपेयर कराते रहेंगे, इसका व्हाइट वॉश कराएंगे, पेंट कराएंगे, टूट फूट हो जाएगा तो उसको प्लास्टर करवाएंगे, तो वो छोटा मोटा खर्चा जो आप बाद में बिल्डिंग बनाने के बाद जो करते हैं ना, बिल्डिंग बनाने के बाद फिक्स्ड एसेट परचेज करने के बाद और फिक्स्ड एसेट पे आप जो कोई खर्चा करते हैं, तो वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक सिंपल खर्चा माना जाता है, वो वहां पर हम रिपेयर एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। रिपेयर, व्हाइट वॉश, तो ये सारा खर्चा आप बाद में जब आपकी फिक्स्ड एसेट बनकर तैयार होगी, उसके बाद आपके उस फिक्स्ड एसेट को बनाने के रिपेयर के लिए जो खर्चा करते हैं, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। तो ये यही कह रहा है, आपने कोई बिल्डिंग पे रिपेयर कर दिया, तो वो रिपेयर का खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी आपका रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रिपेयर एक्सपेंसिस, रिपेयर एक्सपेंसिस तो मैंने आपको भी बता दिया है,
चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड रिपेयर हो, किसी चीज से रिलेटेड रिपेयर हो, वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, बिल्डिंग जो बनाने में जो आप खर्चा कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और एसेट साइड में चला जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, आप कोई मशीन परचेज करके लाए तो ये भी आपकी एसेट है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी एसेट है। तो इसका करेक्ट आंसर इज 1, रिपेयर एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट आंसर। अब कैपिटल क्या है? जो प्रोप्राइटर पैसा लेकर के आता है वो कैपिटल होती है। कैपिटल क्या? इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो पहले पे इसने बिल्कुल सही उत्तर बता दिया, कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लोगों को पैसा वापस करना होता है। अब देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन? कार परचेज फॉर ₹9 लाख बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज स्पाउस फ्रॉम हिज पर्सनल सेविंग अकाउंट। अरे यार, उसके सेविंग अकाउंट है, उसका पर्सनल सेविंग अकाउंट है, वहां से वो कार परचेज करके लाए, वाइफ के लिए जाए, दोस्त के लिए जाए, बच्चे के लिए जाए, वो पर्सनल अकाउंट से जो मर्जी कर रहा है, वो मेरे लिए बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है। अब बी, कैश ऑफ ₹80,000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। फिर से उसने पर्सनल बैंक अकाउंट से 80,000 रुपया निकाल लिया, कुछ भी करे, 80,000 रुपये निकाले, कार खरीदे, फर्नीचर खरीदे, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल अकाउंट से जो निकाले वो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। रीपेमेंट ऑफ फर्म लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड पर्सनल कार, उसके अपनी पर्सनल कार से 5 लाख रुपए, पर्सनल कार को बेचा और 5 लाख रुपए लिए, और 5 लाख रुपए से उसने अपने फर्म का लोन पे कर दिया। जब उसने फर्म का लोन पे कर दिया तो उसने अपने बिजनेस का लोन पे कर दिया। आप कहेंगे जो उसने 5 लाख रुपए की कार बेचे हैं तो वो 5 लाख रुपए की कैपिटल ले आया फिर से, और कैपिटल लाकर उसने फर्म का लोन पे कर दिया। ठीक है जी, तो ये कैपिटल ले आया और इस कैपिटल से उसने फर्म का लोन जो पे कर दिया, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो एक तरीके से माना जाएगा उसने उसने 5 लाख रुपए की कैपिटल ले आया बिजनेस में। और चौथा, पेमेंट ऑफ ₹50,000 बाय द प्रोप्राइटर टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टुवर्ड्स फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से उसने 50,000 रुपए का प्रीमियम पर्सनल लाइफ के लिए पे कर दिया, तो पर्सनल पर्सनल चल रहा है, ये भी मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर है जी, रीपेमेंट ऑफ फर्म लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड कार इज करेक्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है। An accountant informs that rent for next 3 month of next year is paid in advance. उसने अगले साल के 3 महीने का रेंट इसी साल पे कर दिया, तो जो रेंट जिसके लिए होगा प्रीपेड एक्सपेंसिस हो जाएगा, प्रीपेड रेंट हो जाएगा। इसके ऑप्शन क्या पढ़ने, तो हम कई बार समझ चुके हैं। MCQ9, ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्लासिफाइड्स इन इन्वेंट्री इन स्टॉक। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म अपनी इन्वेंट्री स्टॉक को कैसे कैसे क्लासिफाई करती है? वो तो रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल लाएगा, रॉ मटेरियल फिर वर्क इन प्रोग्रेस बनाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बनाएगा, तो उसके पास तो सभी प्रकार की इन्वेंट्री होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। MCQ10, डी गैजेट्स traders deal in computer accessories such as laptop, desktop, printer, tablets, digital diaries, iPad, etc. अब यार कोई डी गैजेट ट्रेडर है, वो कंप्यूटर की एसेसरी का काम करता है, वो कंप्यूटर की एसेसरी से लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सब चीजें में डील करता है। उसका कंप्यूटर का काम है, तो यही सब चीजों में डील करेगा ना। इन दी बुक्स ऑफ द फर्म परचेज, अब कह रहा है उसके लिए परचेज क्या होगी? वो टैबलेट फॉर डोनेटिंग टू एनजीओ, वो टैबलेट लाया और उसने एनजीओ को डोनेट कर दिया। जब वो टैबलेट लाके एनजीओ को डोनेट करता है ना, तो ये एक तरीके का बिजनेस का खर्चा होता है, तो ये यहाँ आपके बिजनेस के खर्चे में जाएगा टू डोनेशन करके। ठीक है जी, तो ये परचेज तो नहीं कहलाएगी, ये खर्चा जरूर कहलाएगा। अब लैपटॉप फॉर ऑफिस पर्पज, अपने ऑफिस के पर्पज के लिए जब वो लैपटॉप यूज करेगा तो वो बिजनेस के लिए एसेट बन जाएगी। ठीक है जी, बिजनेस के लिए कुछ भी यूज करेगा तो एसेट बन जाती है। भी आपको पता है डेस्कटॉप फॉर प्रोप्राइटर सन, वो डेस्कटॉप लाया और अपने लड़के को उसने दे दिया। आप उन्हें लड़के को जब दे दिया तो वो उसके लिए ड्राइंग्स बन जाएगी, क्योंकि वो बिजनेस से कुछ लेकर के चला गया। और प्रिंटर फॉर रीसेल, उससे वो प्रिंटर लाया, उसको आगे रीसेल कर दिया। कोई भी आइटम हम रीसेल के लिए लाते हैं तो मेरी गुड्स होती है, तो करेक्ट आंसर इज डी, प्रिंटर फॉर रीसेल इज करेक्ट आंसर। MCQ 11, amount received or receivable against sale of goods is revenue receipt। तो पहला इसने ऑप्शन सही बता दिया, कोई भी आपको पैसा मिल गया या मिलने वाला है वो मेरा रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। ठीक है जी, इसके ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रेवेन्यू रिसीट सही आंसर है इसका। अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स के लिए उसने कुछ एक्सपेंडिचर कर दिया,
जैसे वो रिवेन्यू रिसीट थी, ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक बात है यार, तो सिंपल सी बात है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सही आंसर है इसका पहला। एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ मोर वन अकाउंटिंग पीरियड, कई बार आपको बता दिया वो आपके रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि एक्सपेंडिचर लेकिन आपको एक साल से अधिक का बेनिफिट देता है, इसलिए आप एक साल से अधिक उसको धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, तो ये आपका कहलाता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इसके ऑप्शन में होना चाहिए, देखिए ऑप्शन ए डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट आपके बैंक में 50,000 रुपया था लेकिन आपने 60,000 रुपया निकाल लिया, तो 10,000 आपके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट नहीं, क्या नहीं है? बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट होती है, बैलेंस विद बैंक ये आपकी करंट एसेट होती है, गुडविल भी आपकी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स? मशीनरी परचेज फॉर रीसेल, मशीनरी परचेज फॉर सेल, मशीनरी का कारोबार रहा होगा उसका, मशीनरी ला करके बेचता होगा, कौन सी बड़ी बात है, तो मशीन परचेज फॉर रीसेल उसकी गुड्स हैं। फर्नीचर गुड्स फॉर रीसेल, फर्नीचर का कारोबार होगा, उसकी फर्नीचर की दुकान होगी, तो फर्नीचर परचेज फॉर सेल भी उसकी गुड्स हैं। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय दी बुक सेलर, कोई बुक सेलर है, स्टेशनरी की दुकान है, वो बुक्स और स्टेशनरी लाके लोगों को बेचता है, तो वो उसका काम है, वो भी उसके लिए गुड्स परचेज फॉर रीसेल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, सभी के सभी इसके लिए गुड्स कहलाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवेन्यू? परचेज तो क्या है? परचेज रिवेन्यू तो नहीं है, परचेज तो एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, परचेज रिटर्न भी आपका एक्सपेंस है, सेल्स आपकी रिवेन्यू है, सेल्स आपकी रिवेन्यू है, रिवेन्यू की डेफिनेशन में मैंने आपको यही बताया था, सैलरी भी एक्सपेंस है, तो करेक्ट आंसर इज सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस? फर्नीचर मेरी एक्सपेंस नहीं है, फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मैं बनाता हूं तो मैं सारे एक्सपेंडिचर में यहाँ सैलरी भी लिखता हूं, ये मेरा एक्सपेंस है, रेंट भी मेरा एक्सपेंस है, ठीक है जी, और इलेक्ट्रिसिटी भी मेरा एक्सपेंस है, तो मेरा एक्सपेंस क्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस? फर्नीचर मेरा एसेट है, फर्नीचर मेरा एक्सपेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज करे, कैश में परचेज करे, वो मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। इंप्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, इंप्लॉय को उसने ऑफिस से निकाल दिया तो मैं इसको मनी में मेजर नहीं कर सकता, तो फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक ये था, आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर सकते हैं, तभी वो आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहलाती है, तो ये मेरी ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रोप्राइटर परचेज ए कार फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने पर्सनल अकाउंट से कार ली, तो मेरा वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, सब कुछ पर्सनल पर्सनल है। सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय द प्रोप्राइटर, यहाँ भी सब पर्सनल पर्सनल है, तो ये भी मेरी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर इज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कह रहे द नेचर ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल क्या है हमारे लिए? एसेट है, लाइबिलिटी है? अरे यार लाइबिलिटी है हमारे लिए, कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वालों को जैसे हमारा एक कर्ज होता है, बैंक लोन एक लाइबिलिटी होती है, उसी प्रकार से कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, ये इन्वेस्टमेंट आपकी करंट एसेट होती है, ये आपकी इंटेंजिबल एसेट नहीं होती है। अब पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब के सब आपके इंटेंजिबल एसेट हैं, इंटेंजिबल इसको है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? वेजिस, रॉ मटेरियल से बना फिनिश गुड बना रहा है, वेजिस पे कर रहा है, तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब वेजिस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो वेजिस पे करेगा वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ऐड हो जाएगा, और वो जाकर के बिल्डिंग के नाम से एसेट साइड में खड़ा हो जाएगा, तो आपने वेजिस कोई पे करी है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एक्सपेंसिस ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग जब आपने बना करके खड़ी कर दी, जब उसको आप साल भर साल कुछ रिपेयर कराते हैं, तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो केवल वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर आप हर साल कुछ ना कुछ ऑफिस में, बिल्डिंग में कुछ रिपेयर करते रहते हैं, व्हाइट वॉश कराते रहते हैं, तो वो सब आपके रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स्ड एसेट है। एक्सपेंसेस परचेज ऑन मशीनरी वो आपकी फिक्स्ड एसेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? वेजेस फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, अरे रिपेयर का खर्चा जो होता है आपका, जो भी आपका रिपेयर का खर्चा होता है वो आपका रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आप ने जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो वेजेस पे करी है वो तो बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद आप
बिल्डिंग को जो रिपेयर कराते हैं, चाहे उसमें व्हाइट वॉश कराएं, वेजेस पे करें, कुछ भी करें, वो आपका रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। वेजेस पेड फॉर व्हाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग, ये भी आपका रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड फॉर क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्लीन कराने में आप छोटा मोटा खर्चा करते रहते हैं हर साल, ये आपका रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन सी, वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल जी, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, पैसे का कुछ लेन देन होता है, सही है, बिल्कुल सही बात है। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ कैश में करेंगे तो आपका कैश कम हो जाएगा, आप आपने कुछ उधार में परचेज कर लिया तो आपके क्रेडिट बढ़ जाएंगे, आपने कैश में सेल कर दिया तो कैश बढ़ जाएगा, आपने कैश में उधार में सेल कर दिया तो आपके डेटर बढ़ जाएंगे। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट आपकी इंपैक्ट होती ही होती है। अच्छे से करेंगे प्रैक्टिकल के चैप्टर में, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए, आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उससे इंपैक्ट होती है। ठीक है जी, ये भी आंसर सही है। चेंजेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो चीज मनी में मेजर कर सकते हैं वही आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जो ये आंसर भी सही है। तो आपका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव है। टेंजिबल एसेट इज व्हाट? गुडविल इंटेंजिबल है, स्टॉक टेंजिबल है, स्टॉक को हम देख भी कर सकते हैं और टच भी सकते हैं। पेटेंट भी आपके इंटेंजिबल है, और अभी अभी मैंने आपको बता दिया, अब कर राइटर धीरे धीरे प्रीपेड एक्सपेंस को भी इंटेंजिबल मानने लगे हैं, इसलिए इंटेंजिबल एसेट आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है आपके इंटेंजिबल एसेट कहलाती है। इंटेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, पेटेंट इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है, स्टॉक टेंजिबल है जी, स्टॉक टेंजिबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंटेंजिबल है, तो इसका सही आंसर स्टॉक है। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है, बिल्कुल जी, मैंने आपको बताई है, प्रॉफिट के वक्त बताया था। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस एसेट नहीं होता, लाइबिलिटी नहीं होता, इक्विटी नहीं होता, इनकम होता है, क्योंकि हम प्रॉफिट को इनकम भी बोलते हैं, इनकम का दूसरा नाम प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का दूसरा नाम इनकम होता है। ओके जी, लगभग 47 मिनट हो गए हैं, तो मेरा चैप्टर खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।